नमस्कार, सूचना सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और देश दुनिया की प्रमुख 10 खबरों का चुनाव किया है और लेकर हाजिर हैं हम आपके समक्ष। इसमें खास है भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने क्या संदेश दिया है, वो जानना दिलचस्प है। और साथ ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका में क्या हो गया जम्मू कश्मीर को लेकर, इस पर रखी है हमने नजर। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट को दे दिया किसने आदेश, सुप्रीम कोर्ट को भी कोई आदेश दे सकता है, मामला दिलचस्प है। और साथ ही मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल, चक्का जाम, इन सभी खबरों को सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने सेना के अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण संदेश जारी करते हुए ऑपरेशन सिंधु 2.0 और ऑपरेशन स्नो लेपर्ड 2.0 जैसी संभावित चुनौतियों के लिए हर समय तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेना की सर्वोच्च प्राथमिकता युद्धक तैयारी और ऑपरेशनल रेडीनेस होना चाहिए, मतलब हमेशा युद्ध के लिए तैयारी, युद्ध के लिए तैयार। अपने पत्र टुगेदर टूवर्ड्स एक्सीलेंस में जनरल सेठ ने कहा कि हर यूनिट को समय समय पर सुनिश्चित करना चाहिए कि हथियार, गोला बारूद, लॉजिस्टिक और सैनिक पूरी तरह से मिशन के लिए तैयार। उन्होंने बदलते युद्ध के स्वरूप को देखते हुए नवाचार, तेज निर्णय क्षमता और जमीनी स्तर पर व्यवहारिक समाधान अपनाने पर भी जोर दिया। मतलब आप हमेशा प्रैक्टिकल रहिए और जमीनी स्तर पर तेज निर्णय लेने की क्षमता रखिए। ऑपरेशन सिंधु 2.0 का संदर्भ वर्ष 2025 में पाकिस्तान समर्थित आतंकी ढांचे के खिलाफ की गई कार्रवाई से जुड़ा है, जबकि ऑपरेशन स्नो लेपर्ड 2.0 लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ सीमा पर सैन्य तैयारियों और अनुभवों से प्रेरित माना जा रहा है। सेना प्रमुख का कहना है कि इन अभियानों से मिले सबक भविष्य की सैन्य रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं। जनरल सेठ ने अधिकारियों से यह भी कहा कि आधुनिक युद्ध केवल सीमा तक सीमित नहीं है, साइबर स्पेस, सूचना युद्ध और सोशल मीडिया भी अब संघर्ष के महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुके हैं। इसलिए नेतृत्व, अनुशासन, नैतिकता और तकनीकी दक्षता पर समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है। कुल मिलाकर भारतीय सेना का संदेश साफ है, देश की सुरक्षा के लिए हर परिस्थिति में पूरी तैयारी, आधुनिक सोच और त्वरित कार्रवाई ही भविष्य की सबसे बड़ी ताकत होगी। मतलब चारों तरफ नजर, अवेयरनेस भी और अलर्टनेस भी, ये प्रमुख रूप से भारतीय सेना को अपनाना होंगे, जनरल धीरज सेठ ने अपने संदेश में कहा। अब बांग्लादेश की बात करें, वो बांग्लादेश जो भारत के कारण आकार ले पाया, जिसका जन्म भारत ने करवाया और जिस युद्ध में करवाया था, वहां पे 93,000 सैनिक ने झुककर भारतीय सेना को सलाम किया था और बांग्लादेश बना था गर्व के साथ। लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेश वो सब भूल गया और फिर से उस एजेंडे का शिकार होने लग गया जो स्वयं टूट के पाकिस्तान से अलग हुए थे, लेकिन अब पाकिस्तान के एजेंडे में शामिल होने लगे। कैसे होने लगे? हालांकि भारत पूरी तरह से तैयार है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित एक विदेश नीति से जुड़े सेमिनार के दौरान उस समय विवाद खड़ा हो गया जब प्रस्तुति में दिखाए गए नक्शे में जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दर्शाया गया। इस पर भारत के उच्चायोग में तैनात सेकंड सेक्रेटरी पूजा झा ने तुरंत कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और सेमिनार में दिखाया गया नक्शा तथ्यात्मक रूप से गलत है। पूजा झा ने आयोजकों से इस त्रुटि को तुरंत सुधारने की मांग की और कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े किसी भी गलत चित्रण को स्वीकार नहीं करेगा। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने आधिकारिक रुख को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट और सतर्क है और जम्मू कश्मीर से जुड़े किसी भी गलत प्रस्तुतिकरण पर तुरंत आपत्ति दर्ज कराता है। दुनिया के किसी भी जगह पर, किसी भी सेमिनार में या किसी भी कोने में यदि ये पाकिस्तानी एजेंडा, ISI का एजेंडा चल रहा है तो भारत की नजर उस पर हमेशा बहुत गहरी होती है। तो POK में जो कुछ हो रहा है वो स्वयं पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं और ये जम्मू कश्मीर का पूरा नक्शा पाकिस्तान की तरफ लेके चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति न्यायिक अधिकारी से कहते हुए दिखाई देता है कि माननीय न्यायिक अधिकारी, मैं आपको लखनऊ के विकास नगर के ACP के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देता हूं। इसके बाद वह अदालत में कागज फेंकता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणियां करता हुआ दिखाई देता है। इस घटना ने अदालत की गरिमा, न्यायिक प्रक्रिया और कोर्ट में आचरण को लेकर भी बहस छेड़ दी है। साथ ही यह भी सच है कि देश में न्यायिक प्रक्रिया अक्सर बहुत लंबी चलती है। कई मामलों में वर्षों तक फैसला नहीं आता, बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित रहते हैं और लोगों को न्याय मिलने में देरी नहीं, बहुत देरी का भी सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियां कई लोगों में निराशा, हताशा, डिप्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा सब एक साथ पैदा कर देती है। हालांकि किसी भी तरह की निराशा या असहमति के बावजूद अदालत में अव्यवस्था फैलाना, कागज फेंकना या न्यायाधीशों के प्रति आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना कानून के दायरे में स्वीकार नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिकायतों और असहमति को व्यक्त करने के लिए कानूनी संवैधानिक रास्ते ही उचित माने जाते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर है कि वो व्यक्ति और इस तरह के कई व्यक्ति जब अदालत में निर्णय के चलते देरी का शिकार होते हैं या देरी से चलते निर्णय के चलते हताशा का शिकार होते हैं, तो ऐसे में जनता को भी साथ में आकर कानूनी व्यवस्था और
जो प्रक्रिया है उसमें कैसे तेजी लाई जा सकती है, इस मामले में चिंतन मनन मंथन करना ही चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। भारत अब अपनी सीमाओं की सुरक्षा को पूरी तरह नई तकनीक के स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत देश दुनिया के सबसे उन्नत एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बॉर्डर सिक्योरिटी ग्रिड की दिशा में काम कर रहा है। इस परियोजना में एआई से लैस कैमरे, स्मार्ट सेंसर, ड्रोन, रडार, थर्मल इमेजिंग, ग्राउंड सेंसर और रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स जैसे आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इनकी मदद से सीमा पर होने वाली हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखी जा सकेगी और घुसपैठ, तस्करी या संदिग्ध गतिविधियों की पहचान पहले से कहीं अधिक तेजी से और सटीकता से होगी। स्मार्ट बॉर्डर सिक्योरिटी हम इसको कह सकते हैं। अमित शाह ने इसको लेकर पूरे देश के जो सीमावर्ती जिले हैं सबके पुलिस प्रमुखों को बुलाया और उनसे अपनी सारी ये जो योजना है इसे साझा किया। हालांकि एआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ एक चिंता भी जुड़ी है। जिन कामों को पहले बड़ी संख्या में लोग करते थे उनमें से कुछ कार्य अब एआई और ऑटोमेशन संभाल सकते हैं। इससे भविष्य में कुछ भूमिकाओं की आवश्यकता कम हो सकती है, जबकि दूसरी ओर नई तकनीकी नौकरियां भी पैदा करती हैं। इसलिए चुनौती केवल तकनीकी अपनाने की नहीं, बल्कि लोगों को नए कौशल सिखाने और बदलती जरूरत के अनुसार ढलने के लिए तैयार रहने की भी है। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है साइबर सुरक्षा। एआई जितनी शक्तिशाली तकनीक है उतना ही साइबर हमलों, डेटा चोरी, सिस्टम हैकिंग या गलत जानकारी के दुरुपयोग का लक्ष्य भी बन सकती है। यदि ऐसे सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित नहीं होंगे तो दुश्मन उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए एआई आधारित सुरक्षा व्यवस्था के साथ मजबूत साइबर सुरक्षा, लगातार निगरानी और मानवीय नियंत्रण भी उतने ही जरूरी होंगे। कुल मिलाकर स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट भारत की सीमा सुरक्षा को अधिक आधुनिक, तेज और सक्षम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन इसके साथ यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि तकनीकी का उपयोग सुरक्षित, जिम्मेदारीपूर्ण और प्रभावी तरीके से हो, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानव विशेषज्ञता दोनों का संतुलन बना रहे। भारतीय नौसेना कल विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी F-38 को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल करने जा रही है। क्या फायदा होगा इससे, इसकी तरफ नजर डालते हैं। यह भारत की समुद्री शक्ति और रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। आईएनएस महेंद्रगिरी को आधुनिक स्टील्थ तकनीकी से तैयार किया गया है, जिससे इसे दुश्मन के रडार पर पहचानना काफी मुश्किल हो जाता है। यह युद्धपोत, मिसाइल, अत्याधुनिक रडार, आधुनिक हथियार प्रणालियों और हेलीकॉप्टर संचालन जैसी क्षमताओं से लैस होगा। मतलब यहां से उड़ान भरी जा सकेगी, जिससे समुद्र में निगरानी, युद्ध और सुरक्षा अभियानों में इसकी भूमिका बेहद अहम रहेगी। यह युद्धपोत पूरी तरह से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देता है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित होने के कारण यह न केवल भारत की रक्षा क्षमता बढ़ाएगा, बल्कि देश के रक्षा उद्योग और तकनीकी विकास को भी नई गति देगा, आत्मविश्वास तो बढ़ाएगा ही। आईएनएस महेंद्रगिरी के नौसेना में शामिल होने के साथ भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक ताकत को और मजबूत करेगी तथा समुद्री सीमाओं की सुरक्षा पहले से भी अधिक सक्षम हो सकेगी। अब चलते हैं आगे। भारत ने जिस क्षेत्र में पूरी दुनिया में कमाल करके दिखाया है वो खबर, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी समझौते हुए हैं, माना जा सकता है उसमें सबसे आगे की पंक्ति में है, उसे उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर ग्रोथ मार्केट बन गया है। वर्ष 2025 में देश ने लगभग 37 गीगावाट नई सौर क्षमता जोड़ी, जो अब तक की सबसे तेज वृद्धि में से एक मानी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि 2014 तक भारत दुनिया के टॉप 10 सौर ऊर्जा देशों में शामिल नहीं था। हम स्वयं भी उसकी तरफ बहुत ज्यादा देख नहीं रहे थे, उसके फायदे की तरफ नहीं देख रहे थे, जबकि भारत सूरज का देश कहलाता है, भरपूर रोशनी इस देश में। उस समय देश कुल स्थापित सौर क्षमता केवल 2.82 गीगावाट थी और सौर ऊर्जा या अन्य ऊर्जा के मामले में भारत दूसरे देशों पर निर्भर रहता था। आज भारत ने इस क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। इसी दिशा में गुजरात के रणकक्ष में दुनिया का सबसे बड़ा 30 गीगावाट क्षमता वाला सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। अनुमान है कि यह परियोजना इतनी बिजली पैदा कर सकेगी कि लगभग 2.5 करोड़ अमेरिकी घरों की ऊर्जा आवश्यकता पूरी हो सके। सौर ऊर्जा में यह तेज प्रगति भारत की स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो यह सौर ऊर्जा का क्षेत्र है और पिछले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से इस क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति करवाने का उनका अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट भी है। मध्य प्रदेश के दतिया में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है, या यूं कहें कि एक वर्ग में, और एक वर्ग खुश भी है। तो क्या हो रहा है दतिया में? वहां उपचुनाव हो रहे हैं। राजेंद्र भारती
को कि जो हाई कोर्ट में भी उनका मामला जो है वो खारिज हो गया और वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब उपचुनाव को लेके आशुतोष तिवारी को खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जबकि संभावनाएं पूरी तरह से व्यक्त की जा रही थी। बड़े बड़े जो समीक्षा के वो भी कह रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिल जाएगा, इतने वरिष्ठ हैं आखिर वो। तो अब जब उनको टिकट नहीं मिला और आशुतोष तिवारी जो कि मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो उनको मुकाबले में खड़ा कर दिया नरोत्तम मिश्रा के सामने। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक और नेतृत्व भरने की कोशिश दतिया में, और उम्मीद ये की जा रही है कि ये जीत जाएंगे। नरोत्तम मिश्रा जी के बारे में फीडबैक ये गया है पार्टी में कि वो चुनाव हार जाएंगे। कार्यकर्ता इस बात को लेकर गुस्से में आ गए कि ऐसा कैसे हार जाएंगे हमारे रहते हुए, तो उन्होंने विरोध दर्ज कराया। अब विरोध भी छोटा मोटा नहीं, पार्टी विथ डिफरेंस का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना आक्रोश कि वो सड़कों पर उतर आए, चक्का जाम कर दिया, लोग परेशान हुए और 3000 से अधिक लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, ऐसा दतिया के एसपी मयूर खंडेलवाल का बयान है। उन्होंने कहा कि सुबह करीब 6 बजे से चक्का जाम पर लोग बैठ गए, प्रशासन की ओर से कलेक्टर और उन्होंने कई बार प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, लेकिन देखते देखते जाम 15 किलोमीटर लंबा हो गया और उसके बाद अचानक कहीं से कुछ ज्यादा गुस्से में आ गए कार्यकर्ता और उन्होंने 4 बजे अचानक प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया। तो क्या होता, आंसू घोष के गोले छोड़े जाते। अब ये दोनों तरफ से जब चला तो पुलिस के 6 से अधिक जवान घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बताते हैं कि एसपी मयूर खंडेलवाल और एडिशनल एसपी भी घायल हुए। फिर दोबारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जनता ये तमाशा पूरा देख रही है। आत्मसमर्पण कर दीजिए या शांतिपूर्वक वहां से हट जाइए, पुलिस प्रशासन ने फिर अनुरोध किया। कानून व्यवस्था और चक्का जाम कर आम जनता को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ये कड़ाई भी प्रशासन ने दिखाई, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। इतना गुस्से में नरोत्तम मिश्रा के समर्थक रहे। अब दूसरी ओर आशुतोष तिवारी नरोत्तम मिश्रा को अपना अभिभावक कह रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा नेता मानते हैं, आदरणीय मानते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता तो आशुतोष तिवारी को तैयार नहीं है अपना नेता मानने के लिए। और अब देखते हैं, कांग्रेस के लिए ये मुफीद साबित होगा, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा देती है अभी तक। तो अब देखते हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिताते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कांग्रेसीकरण हो जाता है। दिलचस्प है दतिया का उपचुनाव। नमस्कार, देखते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली दौरे पर आए अफगानिस्तान के कृषि मंत्री मौलवी अताउल्लाह उमारी ने भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को लेकर एक भावुक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अफगान और भारतीयों का डीएनए एक ही है। भारत द्वारा किए गए गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि भारत आकर उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अपने घर में अपने ही लोगों के बीच हैं, किसी अजनबी देश में नहीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मानवीय संबंध रहे हैं और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी सम्मान और अपनापन आज भी कायम है। मौलवी ओमारी का यह बयान ऐसे समय आया जब भारत और अफगानिस्तान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में संवाद और सहयोग को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी है। उनका यह संदेश दोनों देशों के पारंपरिक रिश्तों और आपसी विश्वास को दर्शाने वाला माना जा रहा है। अफगानिस्तान को एक तरह से कहना चाहिए कि वहां की गवर्नमेंट को अभी पूरी तरह से औपचारिक मान्यता भारत ने नहीं दी है, लेकिन जो मानवीय रिश्ते हैं अफगानिस्तान और भारत के बीच, जो इंसानियत के रिश्ते हैं या जो आपसी पड़ोसी में जो रिश्तेदारी और गर्मजोशी होना चाहिए, वो जो है वो इन सबसे ऊपर है। इस बात को महसूस करते हैं जब भारत के लोग अफगानिस्तान या अफगानिस्तान से कोई भारत आता है तो ये साफ तौर पर महसूस करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रजिस्ट्रेशन दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है। इस बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। इस बीच कर्नाटक के बेलगावी में आरएसएस की प्रांतीय प्रचारक बैठक खुले तौर पर आयोजित की जा रही है। बैठक सार्वजनिक रूप से हो रही है और इसमें संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। आरएसएस का कहना है कि उनकी गतिविधियां छिपकर नहीं बल्कि खुले और निर्धारित कार्यक्रमों के तहत संचालित होती है। वहीं इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी राय रख रहे हैं। फिलहाल प्रियंक खड़गे की मांग और आरएसएस की गतिविधियों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। यह मामला अब सार्वजनिक और राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रियंक खड़गे का आरएसएस के प्रति विरोध जग जाहिर है और बहुत कड़े लहजे में वो विरोध करते हैं। तो आरएसएस भी उसी तरीके से उनको जवाब देके अपने कामों को लेकर जनता के बीच में जाती है और अपने जो कार्यक्रम हैं, जो सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम उनके अपने होते हैं, धार्मिक क्षेत्र के, उनको लेकर वो बाकायदा बयान अपने कार्यकर्ताओं में, आरएसएस के कार्यकर्ताओं में जारी करती है और उसके अनुरूप एक अनुशासित तरीके से वो कार्यक्रम होता भी है। तो जो भी कुछ है सामने है और प्रियंक खड़गे आरएसएस के अंदर क्या है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर वो अपने तरीके से उसको बाहर लाके जनता को बतलाते हैं कि मैं तो ये जानता हूँ आरएसएस के बारे में कि वो ये है कि वो सांप्रदायिक है, वो मुस्लिम विरोधी है और हिंदुत्व को लेकर एग्रेसिव है। ये तमाम बातें वो करते हैं। तो ये विचारधारा की लड़ाई है, कर्नाटक में चल रही है, चलती रहेगी। भारत के ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है।
इंडोनेशिया ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना में शामिल होने की रुचि दिखाई है। यह प्रोजेक्ट हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक और आर्थिक ताकत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला माना जा रहा है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत जो एक अत्याधुनिक बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहां पर बनाया जाए, क्योंकि बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आसपास रहेंगे तो आप समझ के चलिए कि व्यापारिक क्षेत्र में एक क्रांति आती है। आधुनिक बुनियादी ढांचा, आधुनिक और रक्षा सुविधाओं का विकास, ये सब कुछ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत है। अंडमान निकोबार, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक तरह से उपेक्षित क्षेत्र रहा है, काला पानी के तौर पे ही लोग उसको जानते रहे हैं, और यहाँ का जो अंतिम छोर है उसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। अब इंडोनेशिया की रुचि क्या है? अगर जमीनी स्तर पर देखें तो इंडोनेशिया भारत का पड़ोसी नहीं है, लेकिन जब समुद्री सीमाओं की बात करें तो इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार जहां पर ये प्रोजेक्ट है, वहां पर इंदिरा पॉइंट से इंडोनेशिया की दूरी मात्र 80 मील है, यानी 160 किलोमीटर के लगभग। यानी इस तरह से अगर समुद्री रास्तों के तौर पे देखा जाए तो इंडोनेशिया भारत का पड़ोसी है। तो ऐसे में इंडोनेशिया जैसा देश, जो मित्र देश है, जहां के राष्ट्रपति प्रबोवो कहते हैं कि उनका डीएनए भी भारतीय है, यानी एक तरह का रिश्ता है, और उसको मजबूती देते हुए इस क्षेत्र में बहुत अच्छे से मलक्का, जो एक जल डमरू मध्य मलक्का है, वहां से भी ये बेहद करीब स्थित होगा। तो मलक्का, जहां पर एक बहुत बड़ा हिस्सा दुनिया का मलक्का जल डमरू मध्य से भी गुजरता है, तो दुनिया के बड़े हिस्से का समुद्री व्यापार इसी मार्ग से होने के कारण भारत की मजबूत मौजूदगी समुद्री शिक्षा और व्यापार दोनों के लिए अहम मानी जा सकती है। इसलिए इंडोनेशिया का और भारत का आपस में एक तरह का जो यहाँ पर सहयोग होगा वो इस क्षेत्र के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। यदि इंडोनेशिया इस परियोजना में सहयोग करता है तो इससे दोनों देशों के बीच के रणनीतिक साझेदारी और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूती मिल सकती है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को भारत के समुद्री विजन और इंडो पैसिफिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। तो यह है ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार, जहां पर अभी गैस और ऑयल बेसिन भी मिला है, बहुत बड़े पैमाने पर गैस की खोज वहां पर जारी है। तो आने वाले वक्त में जिस तरह से वहां की प्रकृति की सौगातें हमें मिलेगी, निश्चित तौर पर पर्यावरण सुरक्षा का ध्यान रखते हुए करना होगा। तमाम पर्यावरणविद जो इस विषय में चिंता जाहिर कर रहे हैं, उनकी चिंताएं दूर करना होगी, लेकिन भारत के दूरगामी हित के लिए निकोबार अंडमान बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र अब साबित होने जा रहे हैं, यह तय है। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें। नमस्कार।